दोस्तों 14 जुलाई शुक्रवार के दिन जब घड़ी में 2:35 हो रहे होंगे। Alright, some big news coming in here. ISRO is all set for Chandrayaan 3 launch vehicle. The electrical tests have a historic launch at Sri Harikota. तो भारत श्री हरिकोटा से चंद्रयान 3 लॉन्च कर देगा। जैसे ये चांद पे उतरने में सफल होगा, भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इसके साथ ही साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश भी बन जाएगा। इससे पहले 2019 में भी मिशन चंद्रयान 2 के जरिए भारत ने चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने की कोशिश की थी, लेकिन तब भारत को ये सफलता नहीं मिल पाई थी क्योंकि चांद से कुछ दूरी पर विक्रम लैंडर की क्रैश लैंडिंग हो गई थी। लेकिन सिर्फ 4 साल में भारत एक बार फिर से साउथ पोल पर उतरने की कोशिश कर रहा है। आखिर चांद के साउथ पोल पर ही क्यों इसरो अपने मिशन भेज रहा है? क्या भारत किसी अनमोल खजाने की तलाश में जा रहा है? और अगर ये खजाना मिल गया तो क्या होगा? या फिर साउथ पोल पर जाने की कोई दूसरी वजह है? चलिए जानते हैं विस्तार से। यह चांद का वो हिस्सा है जो हमें पृथ्वी से कभी नहीं दिख पाता। मून की इक्वेटर लाइन के पास उतरना आसान और सुरक्षित है। यहाँ की सतह समतल और चिकनी है और यहाँ बहुत ज्यादा ढलान, पहाड़ियाँ और गड्ढे नहीं हैं। यहाँ सूर्य की रोशनी भी आसानी से पहुंच जाती है, जिससे सौर ऊर्जा से चलने वाले डिवाइसेस को बिजली मिलने की संभावना बनी रहती है। वहीं दूसरी तरफ चांद के साउथ पोल में कई जोखिम हैं। चांद के इस हिस्से पर अरबों सालों से सूर्य की किरण नहीं पड़ी है। इसी के साथ हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े क्रेटर में से एक इसी हिस्से में मौजूद है। इसका नाम साउथ पोल आइटकिन बेसिन है। इसकी चौड़ाई 2500 किलोमीटर और गहराई 13 किलोमीटर है। चांद के इस हिस्से के सिर्फ 18% भाग को पृथ्वी से देखा जा सकता है। साउथ पोल के हिस्से में सोलर सिस्टम के शुरुआती दिनों के फॉसिल मौजूद होने की संभावनाएं हैं। दोस्तों बताया जाता है कि चंद्रमा के इस रहस्यमयी इलाके में भारी संख्या में पानी और मिनरल भी मौजूद है। यहाँ का टेम्परेचर 250 डिग्री के करीब होता है। चलिए अब विस्तार से समझते हैं कि आखिर इसरो की नजर इस पर क्यों है। दरअसल दोस्तों, इसरो चांद के साउथ पोल पर कई रीजन से जाना चाहता है, जिनमें सबसे बड़ा कारण है पानी। जी हाँ, जैसे चंद्रयान 1 ने ये पता लगाया था कि वहाँ पानी मौजूद है, जिनमें सबसे ज्यादा पानी वहाँ साउथ पोल के छाया वाले गड्ढे में है। दरअसल उस समय चांद पर पानी की बर्फ मौजूद होने की बात कही गई थी। अगर इस पानी के बारे में सही से जानकारी मिल जाती है कि ये इंसानों के लायक है या फिर नहीं, तो इससे आगे रिसर्च में बड़ी मदद मिलेगी। अगर चंद्रमा पर पानी मिलता है तो उस पानी का प्रयोग फ्यूल के रूप में भी किया जा सकेगा। पानी को डिकम्पोज कर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में लिक्विड फ्यूल का यूज वहां पर क्रायोजोनिक इंजन में भी किया जा सकेगा। इसी तरह पानी का यूज चंद्रमा पर फ्यूचर में एस्ट्रोनॉट्स के ऑक्सीजन के लिए भी किया जा सकेगा। आपको बता दें कि पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। ऐसे में चंद्रमा फ्यूचर में हम लोगों के लिए स्पेस प्रोग्राम के लिए लॉन्चिंग पैड के रूप में भी काम कर सकेगा। दोस्तों जी हाँ, वही बात करें तो चंद्रमा के साउथ पोल पर पानी की बर्फ का पहला सबूत 1994 में क्लेमेंटीन मिशन से आया था। क्लेमेंटीन ने पाया था कि साउथ पोल पर स्टेबल रूप से छाया वाले गड्ढों में हाइड्रोजन की हाई कंसंट्रेशन थी। हाइड्रोजन पानी का एक प्रमुख कंपोनेंट है, इसलिए इस खोज से पता चला है कि इन गड्ढों यानी कि क्रेटर्स में पानी की बर्फ हो सकती है। फिर 1998 में लूनर प्रोस्पेक्टर मिशन ने चंद्रमा के साउथ पोल पर पानी के बर्फ की प्रेजेंस को वेरीफाई भी किया था। इस मिशन ने मून के सरफेस में हाइड्रोजन की मात्रा को नापने के लिए न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर का यूज किया था, जिसके जरिए ये और भी ज्यादा प्रूव हो गया कि साउथ पोल पर हाइड्रोजन की हाई कंसंट्रेशन है। इस खोज के बाद वहाँ पानी की बर्फ की बात पूरी तरह प्रूव हो गई है। दोस्तों जी हाँ, इस मिशन के बाद कई और मिशन हुए जिन्होंने चंद्रमा के साउथ पोल पर पानी की बर्फ की पॉसिबिलिटी के बारे में स्टडी किया है। इन मिशनों में चंद्रयान 1, LRO और चांग E4 शामिल हैं। इन सभी मिशनों में भी ये साबित हुआ है कि चंद्रमा के साउथ पोल पर पानी की बर्फ मौजूद है। हालांकि चंद्रमा के साउथ पोल पर पानी की बर्फ की क्वांटिटी के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं है। सिर्फ एक आइडिया है कि इन गड्ढों में अरबों टन पानी की बर्फ हो सकती है। यही कारण है दोस्तों कि इसरो यहाँ सबसे पहले पहुंचकर पानी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाकर मून मिशन में पूरी दुनिया का लीडर बनना चाहता है। इसके अलावा चांद के साउथ पोल पर इसरो की नजर होने का दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट कारण है मिनरल रिसोर्सेज। इस बात की भी पूरी पॉसिबिलिटी बताई जाती है कि इस रीजन में हीलियम 3, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, टाइटेनियम, आयरन और सोडियम जैसे एलिमेंट्स भारी संख्या में मौजूद हो सकते हैं, जिसमें भारत की नजर चंद्रमा पर बड़ी मात्रा में पाए जाने वाले एक अनमोल खजाने हीलियम 3 पर भी है। हीलियम 3 पर भारत की नजर काफी पहले से है।
चंद्रयान 1 के समय से ही भारत की नजर हीलियम 3 की खोज पर है दोस्तों। जी हाँ, बताया जाता है कि जिस देश के पास एनर्जी के इस सोर्स को चांद से धरती पर लाने की कैपेसिटी होगी, वह पूरी दुनिया में मून मिशन पर राज करेगा। आपको बता दें कि चंद्रमा पर हीलियम 3 होने के बाद सबसे पहले मशहूर जियोलॉजिस्ट हैरिसन स्मिथ ने 1972 में अपोलो 17 मिशन के चांद से लौटने के बाद कही थी। नासा के अनुसार चंद्रमा पर 10 लाख मीट्रिक टन हीलियम 3 मौजूद है। पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड एरिया इसे सूर्य से धरती की सतह पर पहुंचने से रोकता है, लेकिन चंद्रमा का कोई मैग्नेटिक फील्ड एरिया नहीं है, इसलिए सूर्य की सोलर विंड से लगातार निकल रहे हीलियम 3 को चांद की सतह लगातार अब्सॉर्ब कर रही है। अगर चंद्रमा पर मौजूद हीलियम 3 का 1/4 हिस्सा भी लाया जाए तो पृथ्वी की 500 साल की ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हीलियम 3 का न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज करने पर न्यूक्लियर वेस्ट भी नहीं निकलता है। दरअसल हीलियम 3 हीलियम का एक नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है। ये अर्थ पर बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं पाया जाता, लेकिन चंद्रमा पर यह बहुत ज्यादा संख्या में मौजूद है। हालांकि चंद्रमा पर हीलियम 3 की मात्रा के बारे में अभी भी पूरी तरह से जानकारी नहीं है, लेकिन अनुमान बताते हैं कि चंद्रमा पर अरबों टन हीलियम 3 हो सकता है। अगर ये इतनी संख्या में उपलब्ध रहा तो ये इंसानों के लिए कीमती रिसोर्स बन सकता है। तो यही कारण है कि इसरो का ध्यान इस इंपॉर्टेंट मिनरल रिसोर्स पर भी है। हालांकि ये भी बताया जाता है कि हीलियम 3 का यूज करना फिलहाल एक चुनौती है, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाई है, जो कि इस मिनरल को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके साथ ही चंद्रमा से हीलियम निकालने की लागत भी काफी ज्यादा हो सकती है। इसके साथ ही इसरो चंद्रयान 3 के जरिए लूनर जियोलॉजी की स्टडी करके हमारे सोलर सिस्टम के शुरुआती समय की जानकारी जुटाना चाहता है। आपको बता दें कि चंद्रमा के साउथ पोल के ठंडे क्रेटर्स में लुप्त जीवाश्म यानी कि लॉस्ट फॉसिल के रिकॉर्ड मौजूद हैं। पिछले कुछ सालों से इस बात पर काफी चर्चा हो रही है कि क्या हजारों करोड़ों साल पहले चंद्रमा पर जीवन था। हालांकि अभी तक इस पर कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। 2019 में नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर के साइंटिस्ट की एक टीम ने एक स्टडी पब्लिश की थी, जिसमें कहा गया है कि साउथ पोल के लूनर रेगोलिथ में ऑर्गेनिक मैटर के सबूत मिले हैं। हालांकि इन ऑर्गेनिक मैटर के प्रेजेंस का ये मतलब नहीं है कि चंद्रमा पर जीवन है, लेकिन ये इस बात की संभावना को बढ़ा देता है कि वहाँ की कंडीशन जीवन के लिए सुटेबल हो सकती है। चंद्रमा का साउथ पोल जियोलॉजिकली काफी डाइवर्स है। वहाँ अलग अलग प्रकार के क्रेटर्स यानी गड्ढे, पहाड़ और घाटियां हैं। यहाँ पर एक विशाल आयतन बेसिन है जो बहुत पुराना माना जाता है, जिसका डायमीटर 2600 किलोमीटर से अधिक और गहराई 12 किलोमीटर से अधिक है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि साउथ पोल आयतन बेसिन का निर्माण अरबों सालों पहले एक विशाल एस्टेरॉइड या कॉमेट के चलते हुआ था। इसका प्रभाव इतना शक्तिशाली था कि इससे एक बड़ा गड्ढा हो गया और वहाँ मौजूद सारे मटेरियल स्पेस की तरफ उड़ गए और फिर वापस आकर सारे मटेरियल्स बेसिन के चारों ओर पहाड़ बन गए। साउथ पोल कई और बड़े क्रेटर्स का भी घर है, जिनमें शेकलटन क्रेटर भी शामिल है, जिसका डायमीटर लगभग 21 किलोमीटर है। क्रेटरों के अलावा साउथ पोल रीजन में कई पहाड़ और घाटियां भी हैं। यहाँ का सबसे ऊंचा माउंटेन मॉन्स मालापर्ट है, जो लगभग 5.8 किलोमीटर ऊंचा है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि साउथ पोल की घाटियां उल्का पिंडों के प्रभाव से या फिर लावा के प्रभाव से बनी हैं। दोस्तों, इन्हीं सब कारणों से पिछले कुछ सालों में साउथ पोल साइंटिस्ट के लिए एक इंटरेस्टिंग रीजन बन गया है। इसलिए इसरो भी चांद के साउथ पोल में अपनी एक्टिविटी बढ़ाकर इसके रहस्यों को जानना चाहता है। चलिए जाते जाते आपको चंद्रयान 3 मिशन के बारे में भी कुछ जानकारी दे देते हैं। दरअसल भारत का चंद्रयान 3 लॉन्चिंग के लिए तैयार है। मंगलवार को चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के रिहर्सल भी पूरी कर ली गई है। बस अब इंतजार शुक्रवार यानी 14 जुलाई के दिन का है। यह चंद्रयान 2 का फॉलो अप मिशन है, जिसकी सितंबर 2019 में सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के चलते क्रैश लैंडिंग हुई थी। इसरो ने बताया है कि चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर को वही नाम देने का फैसला किया है जो चंद्रयान 2 के लैंडर और रोवर के नाम थे। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम ही होगा, जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई के नाम पर ही रखा गया है। इस रोवर का नाम प्रज्ञान होगा। दोस्तों, कैसी लगी आपको चंद्रयान 3 के बारे में ये जानकारी? उम्मीद करते हैं आपको कई नई जानकारी मिली होगी। आपको क्या लगता है कि इस बार चंद्रयान 3 सफल होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।